नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। मैं निशित मिश्रा आज आपके लिए लेकर के आया हूं आधुनिक भारत का बेहद ही महत्वपूर्ण खंड जो कि है साइमन आयोग का भारत आगमन। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे साइमन आयोग का भारत आगमन। इससे पहले जो है हमने असहयोग आंदोलन को पूरा पढ़ लिया था। ठीक है, इसके अलावा और भी जो है जो दूसरा क्रांतिकारी चरण था उसको हमने पढ़ लिया था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, इनके द्वारा बनाए गए संगठनों को हमने पढ़ लिया था। आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम पढ़ने वाले हैं साइमन कमीशन का भारत आगमन, साइमन आयोग का भारत आगमन। तो पहला प्रश्न जो यहाँ पर आपसे पूछ लेगा वो तो यही पूछ लेगा कि बताइए साइमन आयोग कब भारत आया है। यही पेपर में पूछ लेगा आपसे सीधे सीधे। तो बच्चों, साइमन आयोग कब भारत आया है ध्यान रखेंगे। साइमन आयोग भारत आया है 3 फरवरी 1928 को। ठीक है, 3 फरवरी 1928 को साइमन आयोग भारत आया। अब जरा हम इसका इतिहास जानने का प्रयास करेंगे कि साइमन आयोग क्यों भारत आया और भारत में आने का इसका कारण क्या था, उद्देश्य क्या थे और इसका उस समय की तत्कालीन राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, इसकी रिपोर्टें क्या थी, वो सारी चीज़ें जो है हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि साइमन आयोग जो है ये क्यों भारत आया। सबसे पहला प्रश्न उठता है यहाँ पर, क्यों भारत आया था साइमन आयोग। तो विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं, साइमन आयोग जो है उसके भारत आने का कारण क्या है। तो विद्यार्थियों, हमने 1919 का मांगटेक्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पढ़ा है। मांगटेक्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जो कि वर्ष 1919 में आया। हमने 1919 के मांगटेक्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम को पढ़ा है। और विद्यार्थियों, इस अधिनियम में 1919 के इस भारत प्रशासन अधिनियम में ये बाकायदा एक नियम था कि प्रति 10 वर्षों के बाद, ठीक है, प्रति 10 वर्षों के बाद, यानी आज जो हम नियम बना रहे हैं उनकी 10 वर्षों बाद जांच करने हेतु हम एक कमेटी गठित करेंगे, एक आयोग बनाएंगे जो कि इस बात की जांच करेगा कि हमने जो नियम बनाए थे, जिस उद्देश्यों के साथ जो नियम बनाए गए थे, क्या उन उद्देश्यों की पूर्ति हो पा रही है या नहीं। बात समझ पा रहे हैं। तो 1919 के अधिनियम में ये एक नियम बनाया गया था कि प्रति 10 वर्षों बाद आज बनाए गए नियमों की संरक्षा करने हेतु, उनकी जांच करने हेतु एक आयोग भारत भेजा जाएगा। अब ये 1919 में जब अधिनियम बना था तो इसकी जांच कब होनी चाहिए विद्यार्थियों? इसकी जांच होनी चाहिए 1929 में, क्योंकि नियम क्या था? नियम था प्रति 10 वर्षों बाद इसकी जांच की जाएगी कि हमारे द्वारा बनाए गए जो नियम हैं वो कारगर हैं या नहीं। ठीक है, हमारे द्वारा बनाए गए जो नियम हैं वो कारगर हैं या नहीं, इस बात की जांच की जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? इसलिए 1929 में ये आयोग आना था। लेकिन विद्यार्थियों, क्योंकि 1919 से 10 साल जोड़ेंगे 1929 हो जाएगा। लेकिन बच्चों, हुआ ये कि 1929 में होने थे ब्रिटेन में चुनाव। बात ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 1919 में नियम बनाया गया कि प्रति 10 वर्षों बाद हम आज बनाए गए जो नियम हैं उनकी हम जांच करेंगे। ठीक है, इसलिए 1919 का अधिनियम की जांच होनी थी 1929 में 10 साल बाद। लेकिन विद्यार्थियों, 1929 में थे ब्रिटेन में चुनाव, इसलिए सरकार ने फैसला लिया कि जो आयोग हमें 1929 में भेजना था उसे 1 वर्ष पहले ही भेजा जाएगा और तब वो आयोग जो 1929 में आना था वो 1928 में भारत आया। ठीक है, ये वही आयोग था जिसका काम था 1919 के अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए जो नियम हैं उनकी कानूनी जांच करना। ठीक है, वही आयोग है। और इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। इसीलिए इस आयोग का नाम क्या पड़ गया? इस आयोग का नाम पड़ गया साइमन आयोग। बात समझ पा रहे हैं? तो 1919 के
मांगटे क्यू ट्रांसपोर्ट सुधार अधिनियम में यह नियम बनाया गया कि हम 10 वर्षों बाद आज बनाए गए जो नियम हैं उनकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, अब ये व्याख्या होनी थी 1929 में, लेकिन 1929 में ब्रिटेन में चुनाव थे, इसीलिए सरकार ने फैसला लिया कि जो आयोग 1929 में भेजा जाना था वो अब 1928 में ही भेजा जाएगा, 1 वर्ष पहले ही भेजा जाएगा। इसलिए विद्यार्थियों 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। ठीक है, अब साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? नवंबर 1927 में। और विद्यार्थियों भारत में कब आया, ये डेट ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो भारत में आया है 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। ठीक है, क्यों भारत आया? भारत में आने का कारण था 1919 के मांगटे क्यू ट्रांसपोर्ट सुधार अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों की जांच करने के लिए। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? नियमों की जांच करने के लिए कि भारत में जो हमने नियम बनाए हैं वो कितने कारगर हैं, उनसे कितना बदलाव आया है प्रशासन में। ठीक है, इसकी जांच करने हेतु ये आयोग 1928 में भारत आया। बात समझ पा रहे होंगे आप लोग? ठीक है, ये क्यों भारत आया, इसके भारत आने का कारण क्या था। अब जरा हम देखें कि इसमें कितने लोग थे, सदस्य इसमें कितने हैं, जरा मैं इसको साफ कर देता हूं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत ये नियम था कि 10 साल बाद जांच होगी। 1919 के अधिनियम की जांच होनी थी 1929 में, 10 साल बाद, लेकिन 1929 में से ब्रिटेन में आम चुनाव, इसलिए नियम चेंज करके ये कहा गया कि 1 वर्ष पहले ही भेज दो, है ना। और तब 1928 में साइमन आयोग भारत आया, जिसको भारत में आना था 1929 में। अब देखें जरा इसको, अब हम देखें कि इसमें कौन कौन से सदस्य शामिल थे। ठीक है, जरा इसके सदस्यों की रूपरेखा देखें, कौन कौन व्यक्ति साइमन आयोग में शामिल थे। तो एक तो है अध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष कौन है इसके, सबको पता है, जॉन साइमन। और शेष हैं सदस्य। सदस्यों के नाम बिल्कुल आपको पता होने चाहिए, है ना। लिखेंगे तो नहीं, चाहे तो चलिए मैं लिख भी देता हूं, एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछ ले। तो टोटल 6 सदस्य हैं इसके। उनके नाम क्या क्या हैं, उनके नाम मैं लिख देता हूं यहां पर। बाथम पहले सदस्य हैं, बाथम। दूसरे हैं स्ट्रैथकोना। तीसरे हैं क्लीमेंट एटली। ठीक है, बाथम, स्ट्रैथकोना, क्लीमेंट एटली, कैडगन, फैक्स, और एक व्यक्ति इसमें और हैं। टोटल 6 सदस्य हैं जिनका नाम है चलिए, हाँ, एक व्यक्ति इसमें और हैं, और वो जो व्यक्ति हैं उनका नाम है विद्यार्थियों बर्नान हार्टशोना, या हार्टशोना लिख देते हैं केवल हम यहाँ पे, हार्टशोना, हार्टशोना। ठीक है, ये सोना बाबू वाला सोना नहीं है, ठीक है, ये हार्टशोना है। तो अध्यक्ष हैं सर जॉन साइमन, जबकि 6 सदस्य हैं इसमें, बाथम, स्ट्रैथकोना, एटली, कैडगन, फैक्स और हार्टशोना, बर्नान हार्टशोना। ये टोटल 6 सदस्य हैं, और अध्यक्ष हैं इसके कौन, सर जॉन साइमन। ठीक है, ये टोटल लोग हैं इस आयोग में शामिल। अच्छा, अगर आप ध्यान देंगे तो इस आयोग में एक भी सदस्य भारतीय आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक, इस आयोग में एक भी सदस्य आपको भारतीय दिखाई नहीं देगा। तो प्रश्न पूछा जाता है कि आखिरकार किसकी सिफारिश पर, प्रश्न यहां पूछा जाता है पेपर में
किसकी सिफारिश पर साइमन आयोग में भारतीयों को शामिल नहीं किया गया? यह प्रश्न पेपर में पूछा जाता है कि वह कौन व्यक्ति था जिसके कहने पर साइमन आयोग में भारतीयों को नहीं लिया गया? वो कौन व्यक्ति था जिसकी वजह से भारतीयों को साइमन आयोग में शामिल नहीं किया गया? तो मैं आपको बता दूं, वो व्यक्ति था लॉर्ड इरविन। वो व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति था लॉर्ड इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन के कहने से ही, लॉर्ड इरविन के सिफारिश करने से साइमन कमीशन में भारतीयों को सम्मिलित नहीं किया गया। ध्यान रखिएगा। ठीक है, लॉर्ड इरविन की वजह से इस आयोग में भारतीय शामिल नहीं हो पाए। लॉर्ड इरविन के कारण भारतीय इस आयोग में शामिल नहीं हुए। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? यह भी पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि किसकी सिफारिश पर या किसके कहने से भारतीयों को साइमन आयोग में शामिल नहीं किया गया? तो वो व्यक्ति था लॉर्ड इरविन, जो कि आने वाले समय में भारत का गवर्नर भी बनेगा, लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन के कहने पर ही जॉन साइमन, मतलब साइमन आयोग में किसी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। अब चूंकि इसमें कोई भारतीय नहीं था, कोई भारतीय तो नहीं है, सारे के सारे अंग्रेज हैं, सारे के सारे गोरे हैं, इसी वजह से साइमन आयोग का एक दूसरा नाम भी पड़ता है। क्या नाम पड़ता है? साइमन आयोग का दूसरा नाम पड़ता है व्हाइट कमीशन। व्हाइट कमीशन, ध्यान रखना। साइमन आयोग का एक अन्य नाम क्या है? व्हाइट कमीशन। व्हाइट कमीशन हमें से क्यों कहते हैं? व्हाइट कमीशन हमें से इसलिए कहते हैं क्योंकि इस आयोग में सारे के सारे लोग गोरे ही हैं। गोरे मतलब अंग्रेज हैं, कोई भारतीय तो नहीं है। इसी वजह से इस आयोग को व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। अब साइमन आयोग की घोषणा हो गई, साइमन आयोग भारत आएगा। यह भी घोषणा हो गई साइमन आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होगा, क्योंकि भारतीयों में इतनी अकल नहीं है कि वह ये काम कर पाए, इसलिए भारतीयों को शामिल नहीं किया गया, है ना। टोटल लोग कितने हैं? 7। एक अध्यक्ष हैं, बाकी 6 सदस्य हैं, और इसका एक अन्य नाम है व्हाइट कमीशन। अब ये हम सबको पता है कि भारतीयों ने इसका विरोध किया। ठीक है, भारतीयों ने इसका विरोध किया, सबको पता है ये बात, खूब आपने पढ़ा होगा, साइमन गो बैक। अब भारतीयों ने इसका विरोध किया। अगर हम देखें विरोध का कारण क्या था, आखिरकार भारतीयों ने इस आयोग का विरोध क्यों किया, तो भारतीयों के द्वारा इस आयोग के विरोध का कारण जो है वो क्या है? अगर हम यहां देखें विरोध का कारण, भारतीयों ने इस आयोग का विरोध किया। इसके विरोध करने का कारण क्या है विद्यार्थियों? इस आयोग के विरोध करने का कारण है क्योंकि कोई भारतीय इस आयोग में शामिल नहीं है। ठीक है, कोई भारतीय इस आयोग में शामिल नहीं है। अब भारतीयों के लिए कानूनों की समीक्षा होनी है, भारतीयों के लिए कानून की बात होनी है, तो कम से कम किसी भारतीय को तो शामिल रखा जाए। लेकिन अंग्रेज हमें इस योग्य नहीं समझते थे कि हमें वो इस आयोग में रखें, इसीलिए इसमें कोई भारतीय नहीं था। भारतीय नहीं था इसीलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया। तो अगर प्रश्न पूछता है कि साइमन आयोग के विरोध का कारण क्या था, भारतीयों ने साइमन आयोग का विरोध क्यों किया, तो उसका कारण है कि इस आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य मौजूद नहीं था। ठीक है, सारी की सारी घोषणा हो गई यहाँ पर कि साइमन आयोग आएगा और सब लोगों को पता चल गया इसकी रूपरेखा क्या होगी, कैसे क्या होगा, सारी चीजें लोगों को पता चल गई। अब हम देखें कि किस तरीके से यहाँ पर चीजें हो रही हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर कांग्रेस का पक्ष क्या है, साइमन आयोग को लेकर कांग्रेस का पक्ष क्या है, जरा देखते हैं। साइमन आयोग की घोषणा हो चुकी है, सारी चीजें हो चुकी हैं यहाँ पर। अब हम देखते हैं कांग्रेस का रवैया क्या है इस आयोग को, इस पूरे आयोग को लेकर कांग्रेस का पक्ष क्या है। तो जरा देखते हैं कांग्रेस का पक्ष क्या है विद्यार्थियों।
तो कांग्रेस को जब ये पता चला कि इसमें एक भी व्यक्ति भारतीय नहीं है तो विरोध करना लाजमी है, और कांग्रेस उस समय की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने मद्रास अधिवेशन 1927 में, ठीक है, मद्रास अधिवेशन 1927 में कांग्रेस ने मद्रास अधिवेशन 1927, अच्छा ये भी ध्यान रखना इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, M.A. अंसारी, नाम याद रखना है इनका, M.A. अंसारी, ठीक है। तो कांग्रेस के इस मद्रास अधिवेशन जो कि 1927 में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे M.A. अंसारी, इस कांग्रेस अधिवेशन में यह फैसला लिया गया कि साइमन आयोग का हर कदम पर और हर स्थिति में विरोध किया जाएगा। ठीक है, कांग्रेस ने मद्रास अधिवेशन 1927 में यह फैसला लिया कि हम साइमन आयोग का हर कदम पर और हर स्थिति में विरोध करेंगे। कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि साइमन आयोग का समर्थन कर दिया जाए, क्योंकि ये बिल्कुल बेबुनियाद है। भारतीयों के लिए कानून बनाने की बात हो रही है और भारतीयों से ही नहीं पूछा जा रहा, तो कोई विदेशी व्यक्ति हमारे लिए कोई विदेशी व्यक्ति हमारे लिए कानून कैसे बना सकता है? अगर देखिए हमारे भले की बात है तो हम अपना भला बेहतर सोच सकते हैं या कोई विदेशी बेहतर सोच सकता है? तो कोई भी जवाब इसका दे सकता है, हम अपना भला बेहतर ढंग से सोच सकते हैं। अब हमारे लिए कोई कानून बनना है और हमसे ही नहीं पूछा जा रहा कि भैया तुम्हारी राय क्या है, विदेशी लोग जो है कानून बना रहे हैं, तो वो उतना ढंग से नहीं बना पाएंगे, तो इसका विरोध करना लाजमी था। कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया मद्रास, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि किस कांग्रेस अधिवेशन में साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव पास हुआ, तो मद्रास अधिवेशन 1927 में। ये भी पूछ लेगा कि मद्रास अधिवेशन 1927 में जिसमें साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव पास हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे? M.A. अंसारी। तो कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया कि हम साइमन कमीशन का विरोध करेंगे। विरोध का कारण आप लोगों के सामने है कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं है। अगर हम देखें अन्य जो लोग हैं उनका स्टैंड क्या है साइमन कमीशन को लेकर, जरा वो भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, साइमन कमीशन को लेकर जो अन्य बड़ी पार्टियां हैं या अन्य जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनका स्टैंड क्या है। जैसे हम देखें मुस्लिम लीग, अगर हम देखें मुस्लिम लीग का रवैया क्या है साइमन कमीशन को लेकर। ठीक है, मुस्लिम लीग का रवैया क्या है साइमन कमीशन को लेकर, वो भी मैं आपको बता देता हूं। मुस्लिम लीग, तो भैया मुस्लिम लीग में साइमन कमीशन के विरोध को लेकर दो पक्ष हो गए। ठीक है, मुस्लिम लीग में साइमन कमीशन का विरोध किया जाए या नहीं किया जाए, इस बात को लेकर दो पक्ष हो गए। पहला जो पक्ष था उसके नेता थे मोहम्मद शफी। पहला जो पक्ष था उसके नेता थे मोहम्मद शफी, और दूसरा जो पक्ष था उसके नेता थे जिन्ना। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? मोहम्मद शफी का कहना था कि हमें साइमन आयोग का समर्थन करना चाहिए, यानी मोहम्मद शफी का कहना था कि हम साइमन आयोग का समर्थन करेंगे। आखिरकार हम उसका विरोध क्यों करें? ठीक है, हमारे पास उसका विरोध करने का कोई कारण नहीं है और हम तो अंग्रेजों को सहयोग करेंगे। तो मोहम्मद शफी के नेतृत्व में जो लोग थे मुस्लिम लीग के, उनका कहना था कि हम साइमन आयोग का समर्थन करेंगे। जबकि जिन्ना के जो समर्थन में लोग थे, मोहम्मद अली जिन्ना इस समय पे राष्ट्रवादी हैं, तो मोहम्मद अली जिन्ना के समर्थन में जो लोग थे उनका कहना था कि हम इसका विरोध करेंगे, साइमन आयोग का विरोध करेंगे। आप देख रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो मोहम्मद शफी कह रहे हैं समर्थन किया जाएगा, मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद शफी कह रहे हैं हम साइमन आयोग का समर्थन करेंगे, जबकि जिन्ना कह रहे हैं कि हम इसका विरोध करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं यहां पर चल रही हैं। ठीक है, आगे हम देखें डॉक्टर अंबेडकर का स्टैंड क्या है। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते हैं इस बारे में।
तो चलिए इसको मैं साफ कर देता हूं। डॉक्टर अंबेडकर का स्टैंड क्या था साइमन आयोग को लेकर, तो चलिए मैं आपको बता देता हूं डॉक्टर बी आर अंबेडकर का स्टैंड क्या है साइमन आयोग को लेकर। तो विद्यार्थियों बंबई में क्योंकि जो डॉक्टर अंबेडकर हैं उनका कर्म क्षेत्र है बंबई, तो बंबई में अंग्रेजों की ओर से, ठीक है, बंबई में अंग्रेजों की ओर से कमीशन का यानी साइमन कमीशन का सहयोग करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है ना, और उस कमेटी में डॉक्टर अंबेडकर शामिल थे। तो डॉक्टर अंबेडकर ने साइमन कमीशन का सहयोग किया, मैं स्पष्ट कर दूं, ठीक है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने साइमन आयोग का विरोध नहीं किया। जहां एक ओर पूरा देश विरोध कर रहा है साइमन आयोग का, वहीं दूसरी ओर डॉक्टर अंबेडकर ने साइमन आयोग का विरोध नहीं किया। डॉक्टर अंबेडकर ने साइमन आयोग का सहयोग किया, ठीक है। अब सहयोग क्यों किया, तो उसके पीछे उनका कोई व्यक्तिगत कारण रहा होगा जो हम इस क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे काम का विषय नहीं है, ठीक है। ये फिर एजुकेशन से हटकर थोड़ा पॉलिटिक्स में चला जाएगा। तो फिलहाल हम एग्जाम ओरिएंटेड बात करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने, मैं आपको बता दूं, डॉक्टर अंबेडकर ने, ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर ने साइमन आयोग का सहयोग किया, उन्होंने साइमन आयोग का विरोध नहीं किया। स्पष्ट है, ये बात बिल्कुल ऐतिहासिक है। तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने साइमन आयोग का विरोध किया, कांग्रेस ने, मतलब डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने साइमन आयोग का सहयोग किया, कांग्रेस ने साइमन आयोग का विरोध किया। जबकि मुस्लिम लीग की हम बात करें तो मुस्लिम लीग में दो पक्ष हो गए, जिन्ना विरोध कर रहे हैं जबकि मोहम्मद शफी के नेतृत्व में साइमन आयोग का समर्थन किया जा रहा है। तो ये जो है उस समय की तत्कालीन जो बड़े जो पॉलिटिकल जो पार्टी थी, जो लीडर थे, उनके अपने अपने मत हैं। डॉक्टर अंबेडकर सहयोग कर रहे हैं, गांधी जी और कांग्रेस विरोध कर रहे हैं, तो अपने अपने मत हैं यहाँ पर। अब इन सब घटनाओं के बीच कोई विरोध कर रहा है, कोई सहयोग कर रहा है ना, लोगों के अपने अपने तर्क हैं। इस बीच साइमन आयोग भारत आ जाता है, ठीक है। इन सब घटनाओं के बीच 3 फरवरी 1928 को साइमन आयोग भारत में आ जाता है, ठीक है। तारीख थी 3 फरवरी 1928, ठीक है, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है कि 3 फरवरी 1928 को साइमन आयोग भारत आया, ठीक है। ये डेट हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। बंबई में साइमन आयोग का आगमन होता है बंबई बंदरगाह पर 3 फरवरी 1928 को। जैसे ही 3 फरवरी 1928 को साइमन आयोग भारत आता है, कांग्रेस की ओर से पूरे भारत में भारत बंद का ऐलान किया जाता है और संपूर्ण भारत में हड़ताल का आयोजन किया जाता है। और जैसे ही साइमन कमीशन बंबई एवं भारत की धरती पर उतरता है, नारे लगाए जाते हैं, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। पूरे भारत में जहां कहीं भी साइमन आयोग गया, उसको इन्हीं नारों का सामना करना पड़ा। लेकिन साइमन आयोग पर इस बात का कोई भी फर्क नहीं था कि लोग हमारा विरोध कर रहे हैं। साइमन आयोग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें फर्क पड़े भी क्यों, है ना। उन्हें हमसे या हमारी भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है, विशुद्ध अंग्रेज हैं। और साइमन आयोग के नारे लगाए गए पूरे भारत में और विभिन्न जगहों पर बड़े पैमाने पर इसका विरोध हुआ। जैसे हम देखें, जब साइमन आयोग लाहौर पहुंचता है, विद्यार्थियों सबको पता है ये घटना काफी महत्वपूर्ण है। जब साइमन आयोग लाहौर पहुंचता है तो लाहौर में साइमन आयोग का विरोध करते हैं लाला लाजपत राय, नाम सबने सुना होगा इनका, लाला लाजपत राय, जिन्हें हम कहते हैं पंजाब केसरी, जिन्हें हम कहते हैं पंजाब केसरी, ठीक है। लाला लाजपत राय ने लाहौर में इसका विरोध किया। और जब लाहौर स्टेशन पर साइमन आयोग पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में यहां पर साइमन गो बैक के नारे लगाए गए।
और जब यहाँ विरोध हुआ तो ऐसी स्थिति में लाठी चार्ज कर दिया गया। ठीक है, साइमन आयोग का विरोध करने के कारण यहाँ पर लाठी चार्ज हुआ और इस लाठी चार्ज में लाला जी की मृत्यु हो गई। ठीक है, इस लाठी चार्ज में लाला जी घायल हुए, है ना। और जब वे घायल हुए तो इसी घायल अवस्था में उन्होंने 2 लाइनें कही अंग्रेजी शासन के लिए जो बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि मेरे शरीर पर पड़ने वाली लाठी की एक एक चोट। ये बात उन्होंने तभी कही जब वो लाठी चार्ज में घायल हो गए थे। उन्होंने कहा मेरे शरीर पर पड़ने वाली लाठी की एक एक चोट ब्रिटिश सरकार के ताबूत में ठुकने वाली आखिरी कील साबित होगी। उन्होंने कहा है जो लाठी मुझे पड़ रही है वो मेरे ऊपर नहीं पड़ रही हैं, वो उनके ताबूत में गड़ने वाली कीलों के समान है ना। ताबूत में गड़ने वाली आखिरी कील का अभिप्राय है कि बस भैया खेल खत्म, ताबूत में इधर आखिरी कील गड़ी, उधर मुर्दा गया धरती के नीचे, अब कभी वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सेंस था यहाँ पर। और लाला जी इस पूरे लाठी चार्ज में घायल हो गए। जब ये जो आयोग है जब लाहौर पहुंचता है, वो तारीख थी विद्यार्थियों 30 अक्टूबर 1928। 30 अक्टूबर 1928 को जब आयोग लाहौर पहुंचता है तो लाला लाजपत राय इसका विरोध करते हैं, जहां पर लाठी चार्ज होता है और लाठी चार्ज में लाला जी घायल हो जाते हैं। और 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय पंजाब केसरी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है विद्यार्थियों, और जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि लाला जी की मृत्यु का बदला किसने लिया था? भगत सिंह, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद ने 17 दिसंबर 1928 को जेपी सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस बात को हम पढ़ चुके हैं क्रांतिकारी आंदोलन में। तो विद्यार्थियों, ये था लाहौर में किए जाने वाला विरोध, और इसी विरोध के दौरान लाठीचार्ज में लाला जी घायल हुए और बाद में 17 नवंबर 1928 को लाला जी की मृत्यु हो गई। जब ये आयोग लखनऊ पहुंचता है, तो लखनऊ में इस आयोग का विरोध करते हैं जवाहरलाल नेहरू और पंडित गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, नेहरू और पंडित नेहरू और पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ये दोनों लोग विरोध करते हैं साइमन आयोग का, और यहां पर भी लाठीचार्ज होता है जिसमें ये लोग घायल हो जाते हैं। कुल मिला के पॉइंट ये है कि पूरे भारत में साइमन आयोग का विरोध हुआ। ठीक है, पूरे भारत में साइमन आयोग का विरोध हुआ, लेकिन साइमन आयोग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। पहली बार साइमन आयोग 1928 में भारत आया, दूसरी बार 1929 में भारत आया, यानी साइमन आयोग कुल 2 बार भारत की यात्रा पर आया, और अंत में 27 मई 1930 को साइमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट लगा दी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे साइमन आयोग 2 बार भारत आया। पहली बार 1928 में ही भारत आया और दूसरी बार 1929 में भारत आया, और अंत में विद्यार्थियों 27 मई 1930 को साइमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट लगाई, अपनी सिफारिशें लगाई। जरा हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो सिफारिशें क्या थी। एक एक करके चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसको कि वो सिफारिशें क्या हैं। विद्यार्थियों, पहली जो सिफारिश लगाई साइमन आयोग ने वो ये लगाई कि 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में दिए गए द्वैध शासन को समाप्त किया जाए। प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त। ठीक है, ये रिपोर्ट लगाई। प्रांतों के लिए द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी 1919 के अधिनियम के अंतर्गत। साइमन आयोग ने कहा इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए। दूसरी रिपोर्ट लगाई साइमन आयोग ने, जरा देखें कि भारत के लिए एक संघीय संविधान होना चाहिए। भारत के लिए
एक संघीय संविधान होना चाहिए। दूसरी रिपोर्ट कि भारत के लिए एक संघीय संविधान होना चाहिए। तीसरी सिफारिश देखें। तीसरी सिफारिश जो लगाई साइमन आयोग ने भारत के लिए वो क्या थी? तीसरी सिफारिश थी केंद्र में भारतीयों को कोई पद ना दिया जाए। देख रहे हो, भारत में ही शासन करना है और भारतीयों को ही पद नहीं देंगे। अगली सिफारिश लगाई कि केंद्र में भारतीयों को कोई भी पद ना दिया जाए। इसके पीछे लॉजिक ये था, भारतीयों में इतनी अकल नहीं है कि वो काम कर पाए, सरकार चला पाए, इसलिए केंद्र में उन्हें कोई पद देने की आवश्यकता नहीं है। अगली सिफारिश लगाई विद्यार्थियों, वर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए। वर्मा यानी आज का म्यांमार। वर्मा को, ये सारी सिफारिशें बेहद ही महत्वपूर्ण हैं, ध्यान रखिएगा। वर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए। वर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए, यह अगली सिफारिश थी साइमन आयोग की। और आगे हम बढ़ें तो अगली सिफारिश है साइमन आयोग की, मताधिकार का विस्तार कर दिया जाए। ये काफी महत्वपूर्ण है, मताधिकार का विस्तार किया जाए। मताधिकार का विस्तार हो। अच्छा, कितना हो? तो 2.8% लोग उस समय पर मत देते थे और इस आंकड़े को बढ़ाकर 10 से 15% कर दिया जाए। बात समझ पा रहे हैं? तो ये कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें थी साइमन आयोग की। ठीक, प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त किया जाए, जो कि 1919 का अधिनियम के अंतर्गत दिया गया था। एक संघीय संविधान बनाना चाहिए भारत के लिए। केंद्र में भारतीयों को कोई भी पद ना दिया जाए। इसके अलावा वर्मा को भारत से पृथक कर दिया जाए। और ये रिपोर्ट, ये जो है सिफारिश हुई है साइमन आयोग के द्वारा, जिसे 1935 के अंतर्गत समाप्त भी कर दिया गया। ध्यान रखेंगे, वर्मा जो है 1935 के अधिनियम के अंतर्गत हमसे अलग हो गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा वर्मा हमसे अलग हो गया। और मताधिकार का विस्तार होना चाहिए। तत्कालीन भारत में 2.8% वोट, 2.8% जनता वोट डाल रही थी। इन लोगों को मताधिकार था, जिसको बढ़ाकर 10 से 15% तक कर दिया जाए। ऐसी सिफारिशें लगाई साइमन आयोग ने। अब लोगों की प्रतिक्रिया हम देखें क्या रही। तो भैया कांग्रेस ने तो जैसे ही ये रिपोर्ट पब्लिश हुई, सिरे से इसको खारिज कर दिया, क्योंकि एक क्लॉज जो आप इसमें देख रहे हैं कि भारतीयों को कोई पद ही मत दो। ये क्या बात हुई भाई, है ना? तो भारतीयों को जब पद मिलेगा ही नहीं तो वो कैसे अपने लिए कोई काम कर पाएंगे? तो इस आधार पर कांग्रेस ने इसका विरोध कर दिया। ठीक है, कांग्रेस ने कहा ये बिल्कुल बकवास है और कांग्रेस ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है सर शिवस्वामी अय्यर। ठीक है, सर शिवस्वामी अय्यर, उनका एक कथन है इस रिपोर्ट को लेकर, वो आपको पता होना चाहिए। उनका नाम है सर शिवस्वामी अय्यर। उनका एक कथन है इस रिपोर्ट को लेकर। उन्होंने कहा कि ये जो रिपोर्ट है ये रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक है। रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक। तो ये कथन इंपॉर्टेंट है। ये किसने कहा है साइमन रिपोर्ट के लिए? तो ध्यान रखेंगे, ये कथन है सर शिवस्वामी अय्यर का। उन्होंने कहा था इसको तो रद्दी में फेंक देना चाहिए। अब इस रिपोर्ट में विद्यार्थियों
संघीय संविधान बनाने की बात की गई, जैसा कि आप देख पाएंगे, और यह भी कहा गया कि भारतीयों को शामिल मत करो। अब प्रश्न यह उठा कि आखिरकार भारतीयों को शामिल क्यों ना करो। तो अंग्रेजों ने इसका जो तर्क दिया वो ये दिया कि भारतीयों के पास इतनी अक्ल नहीं है कि वह अपने लिए एक संविधान बना पाए, और इतना ही नहीं, तत्कालीन भारत सचिव जिनका नाम था लॉर्ड बर्कनहेड, उन्होंने एक चैलेंज दे दिया कांग्रेस को कि यदि आप में ताकत है तो एक ऐसा संविधान बना करके दिखाइए जिसे सर्वसम्मति से पूरा भारत स्वीकार करे, पूरी पार्टियां, पूरे सभी संप्रदाय स्वीकार करें। ऐसा चैलेंज दे दिया लॉर्ड बर्कनहेड ने, और इस चैलेंज को कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया, कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया इस चुनौती को, और फिर भारतीय संविधान का प्रारूप बनाने के लिए कांग्रेस जुट गई, और जो प्रारूप तैयार हुआ उस प्रारूप को हम कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। तो विद्यार्थियों, साइमन आयोग की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप पास होती है नेहरू रिपोर्ट। तो जल्दी से ऐसे आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं और अब हम पढ़ेंगे नेहरू रिपोर्ट। चलिए जल्दी से, ओके, जल्दी से मैं इसको साफ करके आगे बढ़ता हूं। और अब हम पढ़ेंगे यहां पर क्या, अब हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों बहुत ही महत्वपूर्ण और काफी मजेदार है, इंटरेस्टिंग है। आप सभी ने इसका नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है आप इसे पहली बार पढ़ रहे हैं या इससे पहले आपने कभी इसको नहीं सुना है। तो चलिए विद्यार्थियों, अब हम डिस्कस करेंगे यहां पर नेहरू रिपोर्ट। हेडिंग डाल लें विद्यार्थियों, नेहरू रिपोर्ट। पहला प्रश्न यहीं से पूछ लेता है कि नेहरू रिपोर्ट किसने बनाई थी। ऑप्शन में बाप और बेटे दोनों का नाम होता है, जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू दोनों का नाम होता है। तो ज्यादातर लोग जो नेहरू, जब मैं कहूंगा नेहरू जी, तो ज्यादातर लोग यही समझेंगे जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है, लेकिन यहां पर जो नेहरू रिपोर्ट बनाई गई है ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाई गई है, आपको पता होना चाहिए। तो नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष आई है? 1928 में। जरा अभी हम इसको देखते हैं क्या है नेहरू रिपोर्ट। तो भैया देखें जरा नेहरू रिपोर्ट क्या है। तो देखो, कांग्रेस ने जब साइमन कमीशन का विरोध किया, हमने देखा विरोध क्यों किया, क्योंकि कोई भी इसमें सबसे पहली चीज कोई भारतीय नहीं था, और दूसरी बात जब रिपोर्ट भी आई तो उसमें एक ऐसा प्रोविजन था कि भारतीय लोगों को केंद्र में कोई भी पद ना दिया जाए, क्योंकि उनमें अक्ल नहीं है। और फिर यह भी हुआ कि तत्कालीन भारत सचिव जिनका नाम था लॉर्ड बर्कनहेड ने ये चैलेंज दे दिया कांग्रेस को कि यदि आप में ताकत है तो आप ऐसा संविधान बना करके दिखाइए जिसे सभी लोग स्वीकार करें। ये चैलेंज था कांग्रेस के लिए। इस चैलेंज को कांग्रेस ने स्वीकार किया और 10 मई 1928 को 10 मई 1928 को दिल्ली में M.A. अंसारी की अध्यक्षता में M.A. अंसारी की अध्यक्षता में यह फैसला हुआ कि कांग्रेस इस चैलेंज को स्वीकार करेगी कि वह संविधान बना सकते हैं, और संविधान का प्रारूप बनाने के लिए, ठीक है, संविधान का प्रारूप बनाने के लिए एक 9 सदस्यीय दल बनाया गया। तो दिल्ली में M.A. अंसारी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, और इस मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि हमें जो चैलेंज मिला है कि आप संविधान नहीं बना सकते, तो हम उसका एक मॉडल बना करके सरकार को दिखाएंगे, और उस मॉडल को बनाने के लिए 9 सदस्यीय दल का गठन किया गया।
क्यों किया गया? इन लोगों को ये जिम्मेवारी सौंपी गई कि आप जो है संविधान का प्रारूप, संविधान का मॉडल बना करके दिखाइए, क्योंकि अंग्रेज कहते हैं कि आप संविधान नहीं बना पाओगे। ठीक, 9 सदस्यीय समिति बनाई गई और इस समिति के अध्यक्ष कौन रहे? वो थे मोतीलाल नेहरू। ध्यान रखना, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू को यह अध्यक्ष क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया क्योंकि मोतीलाल नेहरू एक जाने माने बैरिस्टर थे, जाने माने वकील थे, और संविधान को बनाने का काम कोई वकील ही अच्छा कर सकता है। इसलिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 9 सदस्यीय दल का गठन किया गया। क्यों किया गया? संविधान का प्रारूप बनाने हेतु। संविधान का प्रारूप बनाने हेतु 9 सदस्यीय दल का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। अन्य जो लोग इसमें शामिल हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। उनके नाम हैं अली इमाम, शोएब कुरैशी, MS अणे, MR जयकर, मंगल सिंह, तेज बहादुर सप्रू, NM जोशी, GP प्रधान और सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ये नाम वैसे आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको यदि लिखना हो तो वीडियो को पॉज करके पीछे जाकर के ये नाम आप सुन सकते हो, आप नोट कर लीजिएगा। वैसे मुझे लगता नहीं ये पेपर में नाम महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इन लोगों को ये काम सौंपा गया कि आप जो है बनाइए, और इस समिति के अध्यक्ष बने कौन? अध्यक्ष बने मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू ने 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट पेश की। 10 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इसी रिपोर्ट को हम कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, 10 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू ने अपनी रिपोर्ट पेश की, और इस रिपोर्ट को कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? इस रिपोर्ट को कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट। अब हम देखेंगे नेहरू रिपोर्ट के आने के बाद लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी। तो देखते हैं जरा कि नेहरू रिपोर्ट जब आई तो लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही नेहरू रिपोर्ट को लेकर। तो विद्यार्थियों, 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट रख दी गई जनता के सामने, और जैसे ही ये आई वैसे ही कुछ लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। देखें वो कौन कौन से महान भाव थे जिन्होंने इसका विरोध किया। तो इसके विरोध करने वाले जो लोग हैं विद्यार्थियों, वो हैं स्वयं जवाहरलाल नेहरू, इन्हीं के बेटे। तो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस तथा सत्यमूर्ति, इन 3 राष्ट्रवादी लोगों ने इस रिपोर्ट का विरोध किया। ठीक है, उन्होंने कहा ये रिपोर्ट बिल्कुल बकवास है। विरोध का यदि हम कारण देखें कि विरोध का कारण क्या था, तो नेहरू रिपोर्ट में एक क्लॉज था, और वो क्लॉज था कि भारत का दर्जा डोमिनियन स्टेट का होना चाहिए। ये एक क्लॉज रखा गया था नेहरू रिपोर्ट में, भारत का दर्जा डोमिनियन स्टेट का होना चाहिए, डोमिनियन स्टेट का होना चाहिए, ये लिखा हुआ था नेहरू रिपोर्ट में। जैसे ही इन राष्ट्रवादियों ने इस क्लॉज को पढ़ा कि इसमें तो भारत को डोमिनियन स्टेट बनाने की बात हो रही है, वैसे ही इन लोगों ने इस रिपोर्ट का विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक है, जरा हम जान लेते हैं कि डोमिनियन स्टेट का विरोध इन लोगों ने क्यों किया। तो डोमिनियन स्टेट को हिंदी में कहते हैं औपनिवेशिक राज्य। क्या कहते हैं विद्यार्थियों इसे? औपनिवेशिक राज्य। औपनिवेशिक राज्य क्या होते हैं? औपनिवेशिक राज्य वे राज्य होते हैं जिनका औपनिवेशिक राज्य वे राज्य होते हैं जिनका राष्ट्राध्यक्ष कोई विदेशी होता है, और जो राज्य इन पर शासन कर रहा होता है, जो विदेशी राज्य इन पर शासन कर रहा होता है, वो अपने हितों को साधने के लिए
ऐसे औपनिवेशिक राज्यों का शोषण करता है। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? ऐसे राज्य जिनका राष्ट्राध्यक्ष विदेशी हो और औपनिवेशिक राज्य जो होते हैं वो शोषित किए जाते हैं ऐसे राज्यों के द्वारा जो उन पर शासन कर रहे हैं। यानी अगर हम भारत को औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिलाते हैं तो इसका मतलब होगा कि भारत सदैव के लिए इंग्लैंड का गुलाम हो गया। यानी हमने इंग्लैंड की सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया, हमने ये मान लिया कि हाँ, हम इंग्लैंड से नहीं जीत पाएंगे, इंग्लैंड का शासन हमारे ऊपर हमेशा हमेशा के लिए रहेगा और अब कुछ नहीं हो सकता, है ना। और अब हम दूसरे दर्जे के नागरिक बनकर रहना चाहते हैं तो कहलाएंगे हम डोमिनियन स्टेट है। अब ये बात अगर मोतीलाल नेहरू ने बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट के समय में कही होती तो समझ में आता, क्योंकि उस समय पर ये चल रहा था, इन लोगों की मांग ही यही थी, होम रूल की मांग यही थी। लेकिन ये समय अलग है। जैसे ये मांग आई, लोग भड़क गए, मोतीलाल नेहरू के बेटे ही भड़क गए, सुभाष चंद्र बोस भड़क गए। उन्होंने कहा ये बिल्कुल बकवास है, हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमें इस प्रकार का कोई राज्य नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। देख रहे हैं विद्यार्थियों, हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। खंडित आजादी, डोमिनियन स्टेट जैसी कोई भी चीज हमें नहीं चाहिए। और इसी समय पर इन तीनों लोगों ने, यानी जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और सत्यमूर्ति ने एक संगठन खड़ा किया और उस संगठन का नाम था ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। ध्यान रखना, इन्हीं तीनों ने मिलकर ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, ठीक है। इसी समय पर इन तीनों ने मिलकर के ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की, क्योंकि इन लोगों का टारगेट था कि हमें चाहिए पूरी आज़ादी, पूर्ण स्वतंत्रता हमें चाहिए, खंडित आज़ादी हमें नहीं चाहिए। इसी समय पर जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस तथा सत्यमूर्ति ने मिलकर ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग को स्वीकार किया और नेहरू रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया गया। अब जब नेहरू रिपोर्ट आ गई तो इसके बदले में एक जिन्ना रिपोर्ट भी आई थी, जिसकी चर्चा हम अगली क्लास में कर लेंगे। कुछ खास नहीं है उसमें, ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? तो ये था विद्यार्थियों नेहरू रिपोर्ट और साइमन कमीशन। यहीं से एक अगला चरण जो हमारा शुरू होगा वो है पूर्ण स्वराज की मांग। यहां हम क्या देख रहे हैं कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा अस्वीकार कर दिया सभी लोगों ने, ठीक है। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इसको अस्वीकार कर दिया, ये तो बकवास चीज है, डोमिनियन स्टेट की मांग जो है बिल्कुल बकवास है, इसलिए इन लोगों ने अस्वीकार कर दिया, है ना। तो कांग्रेस ने ही अस्वीकार कर दिया। बात करें मुस्लिम लीग की, तो मुस्लिम लीग ने भी उसको अस्वीकार कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें पाकिस्तान का तो जिक्र कहीं था ही नहीं, देश के विभाजन की कहीं बात ही नहीं थी। तो देश का विभाजन नहीं होगा तो मुस्लिम लीग की राजनीति कैसे चलेगी, इसलिए उन्होंने भी इसको अस्वीकार कर दिया। कुल मिला के सभी ने अस्वीकार कर दिया, तो अंग्रेजों की बात सच हो गई कि हम लोगों में एकता नहीं है, हम ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बना सकते जिसको सब लोग स्वीकार कर लें। और जब यहाँ डोमिनियन स्टेट की बात आई तो इसका तो बड़े पैमाने पर विरोध हुआ, जिसकी झलक हमें देखने को मिलेगी लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 में, जिसके अध्यक्ष होंगे स्वयं जवाहरलाल नेहरू। और उसी अधिवेशन में हम देखेंगे पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा जाएगा और पहली बार तिरंगा भी लहराया जाएगा। इन सब की चर्चा करेंगे हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। कोरोना चल ही रहा है तो घर पर ही रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।